रहे। तुम जल्दी आ जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। स्वास्तिका की ये बात सुनते ही गौतम फुल स्पीड में गाड़ी चलाने लगता है। वंश और विवान भी गाड़ी में बैठे हुए थे, इसलिए उसे ये ख्याल भी रखना था कि गाड़ी कंट्रोल से बाहर ना चली जाए। किसी तरह गौतम हॉस्पिटल पहुंचता है और देखता है कि अंजलि के वार्ड के बाहर महालक्ष्मी और स्वास्तिका दोनों ही खड़ी है। महालक्ष्मी बुरी तरह से रो रही है। बच्चों को लेकर गौतम दौड़ता हुआ वहां पर जाता है और देखता है कि वार्ड के अंदर डॉक्टर की एक टीम अंजलि को चेक कर रही है। बच्चों को वहीं पर छोड़कर गौतम जल्दी से अंदर जाता है। बेटा, तुम लोग यहीं पर रहना। गौतम वंश और विवान को समझाता है, लेकिन वंश और विवान दोनों ही इस अफरा तफरी के माहौल को देखकर घबरा गए थे। स्वास्तिका बच्चों को जल्दी से पकड़कर साइड में ले जाती है ताकि वो कुछ देख ना सके। यहाँ गौतम उन डॉक्टर से पूछता है, क्या हुआ अंजलि को? ठीक तभी एक सीनियर डॉक्टर वार्ड के बाहर से अंदर आता है। हट जाइए, देखने दीजिए मुझे। उस डॉक्टर के आते ही जूनियर डॉक्टर पीछे हट जाते हैं। गौतम देखता है कि अंजलि उसी तरह बेजान पड़ी है, बस उसकी आंखों की पुतलियां बहुत ज्यादा हरकतें कर रही हैं और शरीर कांप रहा है। डॉक्टर देखते ही कहते हैं, इट्स ओके, रिलैक्स, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें कोई सपना आ रहा है, ऐसा होता है। गौतम जल्दी से उस डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब, कोई घबराने की बात तो नहीं है? डॉक्टर रिलैक्स होकर कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर डॉक्टर ध्यान से आसपास नजर घुमाने लगता है। अंजलि के ठीक सामने वाली दीवार पर एक छोटी सी तस्वीर थी। उस तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर कहता है, कोई उस तस्वीर को हटाइए। वहां से एक वार्ड बॉय जल्दी से उस तस्वीर को निकाल कर लाता है। डॉक्टर वो तस्वीर गौतम को दिखाकर पूछता है, इस तस्वीर का आपकी और पेशेंट की जिंदगी से कोई लेना देना है क्या? गौतम देखता है कि वो तस्वीर गोवा की थी। गौतम डॉक्टर को उस हॉलिडे ट्रिप के बारे में बताता है जिसमें वो अपने कुछ सबसे खूबसूरत पल जी चुका था। अंजलि बच्चों के साथ बीच पर किस तरह से दौड़ती थी। ये सुनकर डॉक्टर कहता है, बच्चों के बारे में सोच रहे होंगे, शायद उन्हीं का सपना आ रहा होगा, आप अपने बच्चों से मिलवा दीजिए। तभी गौतम झट से कहता है, हाँ, बच्चे यहीं पर हैं। गौतम जल्दी से वार्ड के बाहर आता है और वंश और विवान को आवाज देता है, बेटा, जल्दी तुम लोग यहाँ पर आओ। स्वास्तिका बच्चों को लेकर आती है। दोनों का हाथ पकड़कर गौतम उन्हें अंजलि के पास ले जाता है। अब अंजलि बिल्कुल शांत हो चुकी थी। सारी डॉक्टर की टीम वहां से चली जाती है और गौतम वंश और विवान को अकेला छोड़ दिया जाता है। वंश और विवान की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो अपनी माँ को ऐसी हालत में देख नहीं पाते। मम्मा, क्या हो गया आपको? प्लीज उठो ना। वंश और विवान जल्दी से अंजलि के हाथ को पकड़कर हिलाने लगते हैं। तभी मॉनिटर पर अंजलि की हार्ट बीट रफ्तार पकड़ने लगती है। ये देखकर गौतम घबरा जाता है, बेटा, मम्मा को ऐसे मत करो। और फिर गौतम आवाज लगाता है, डॉक्टर साहब, नर्स, प्लीज देखिए। वार्ड के बाहर खड़ा डॉक्टर जल्दी से वापस अंदर आता है और गौतम से कहता है, ये अपने बच्चों से कुछ ज्यादा ही अटैच है, पर कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर इन्हें यहीं पर रहने दीजिए। गौतम देखता है कि अंजलि की आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन उसका पूरा शरीर बेजान लाश की तरह ही पड़ा रहता है। अचानक से डॉक्टर मॉनिटर पर कुछ खास ऑब्जर्व करता है और गौतम से कहता है, आप जल्दी से बच्चों को पीछे हटा लीजिए, पेशेंट की हालत बिगड़ रही है। ये सुनते ही गौतम एकदम से घबरा जाता है। क्या हुआ डॉक्टर, क्या हो रहा है? लेकिन डॉक्टर बिना कुछ समझाए गौतम से और बच्चों से बाहर जाने के लिए कहता है। उस डॉक्टर के बोलने पर वहां पर दो डॉक्टर्स और आ जाते हैं। वार्ड के बाहर गौतम बेचैन होकर खड़ा रहता है। वंश और विवान लगातार रो रहे होते हैं। स्वास्तिका बच्चों को समझाती है, बेटा, आप लोग रोइए मत, मम्मा बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है उनकी। गौतम का ध्यान पूरी तरह से अंजलि पर ही होता है। वो वार्ड से बाहर ही उसे देखता रहता है। महालक्ष्मी के आंसू रुकते नहीं है। गौतम देखता है कि वो सारे डॉक्टर्स धीरे धीरे कुछ ज्यादा ही पैनिक करने लगते हैं। आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, जैसे अंजलि की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही हो।
वो डॉक्टर वार्ड बॉय को समझाता है और फिर उस वार्ड से बाहर आ जाता है। वार्ड बॉय जल्दी से एक स्ट्रेचर लाता है और अंजलि को वहां से उठाकर कहीं और शिफ्ट करने लगता है। गौतम पूछता है, क्या हो गया, कहाँ ले जा रहे हो आप लोग इसे? डॉक्टर गौतम से कहता है, ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे हैं, इमरजेंसी लग रही है, हमें इनकी हालत स्टेबलाइज करनी पड़ेगी, कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक तभी गौतम का फोन बजने लगता है। विवेक उसे कॉल कर रहा था। गौतम विवेक का कॉल इग्नोर करके डॉक्टर से पूछने लगता है, डॉक्टर साहब सच बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? डॉक्टर कहता है, देखिए इस तरह पैनिक करने से कुछ नहीं होगा, पेशेंट की हालत नाजुक है, हमें अपना काम करने दीजिए। ये कहकर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला जाता है। यहाँ एक बार फिर से गौतम को विवेक का कॉल आने लगता है। आखिर में गौतम साइड में जाकर विवेक का कॉल रिसीव करता है। क्या हुआ, बोलो। विवेक कहता है, सर आपको 1 घंटे के अंदर श्रीराम प्लाजा पहुंचना पड़ेगा। मैडम पिंक का लिंक मिला है, वो अकाउंट किसका था मुझे पता चल गया। असल में उस आदमी को खुद मैडम पिंक के बारे में कुछ नहीं पता, तो बहुत ही गरीब आदमी है। उसके नाम पर मैडम पिंक ने ये अकाउंट खुलवाया था, इनडायरेक्टली उसके अकाउंट को इस्तेमाल करती है। लेकिन उस आदमी ने बताया कि यहाँ पर मैडम पिंक आने वाली है। ये खबर सुनने के बाद गौतम अब इस दुविधा में पड़ गया था कि उसे श्रीराम प्लाजा जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ अंजलि की हालत भी बहुत नाजुक थी। गौतम का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था कि वो एक पल के लिए भी वहां से हिले, लेकिन मैडम पिंक को पकड़ने का शायद ये पहला और आखिरी मौका था। गौतम विवेक से पूछता है, तुम्हारे पास कितने लोग हैं? विवेक कहता है, मेरे पास ज्यादा लोग नहीं है। गौतम अपना सिर पकड़ लेता है, क्योंकि अगर वो अपनी टीम भेजेगा तो शायद मैडम पिंक बचकर निकल जाए। गौतम को अकेले ही जाना ठीक लग रहा था, वरना ज्यादा लोग होंगे तो ध्यान खींच लेंगे और शायद मैडम पिंक बचकर भाग जाएगी। किसी तरह अपने दिल पे पत्थर रखकर गौतम स्वास्तिका के पास जाता है। मुझे कहीं जाना होगा, बच्चों का ध्यान रखना। स्वास्तिका हाँ में गर्दन हिलाती है और फिर गौतम महालक्ष्मी देवी से कहता है, माफ कर दीजिए आंटी, ऐसे हालातों में मिलना पड़ रहा है। ये कहकर गौतम महालक्ष्मी देवी के पैर छूता है। नहीं नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ, तुम भी बहुत परेशान हो। महालक्ष्मी देवी गौतम को दुआ देते हुए कहती है। उसके बाद गौतम वहां से जाने लगता है। गौतम की गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। 1 घंटे में श्रीराम प्लाजा पहुंचना बहुत मुश्किल था। अंजलि का बार बार ख्याल आने की वजह से वो ड्राइविंग पर फोकस नहीं कर पा रहा था। कार ड्राइव करते वक्त ही गौतम के पास विवेक का फोन फिर से आने लगता है। बस विवेक पहुंच ही रहा हूँ, यहाँ से निकल चुका हूँ मैं। गौतम जैसे ही ये बात कहता है, विवेक एक टेंशन भरी आवाज में कहता है, सर वो यहाँ आ भी चुकी है, उसका चेहरा नहीं देख सकता मैं, उसने मास्क लगाया हुआ है। वो किसी के साथ मॉल में बैठकर मीटिंग कर रही है, साथ में 3 बॉडीगार्ड्स भी हैं। ऐसा लग रहा है अब वो थोड़ी देर में चली भी जाएगी। ये सुनकर गौतम का मूड खराब हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, उसके फोन पर एक दूसरा कॉल आने लगता है। ये स्वास्तिका थी। विवेक 1 मिनट होल्ड करना। ये कहकर गौतम स्वास्तिका का कॉल रिसीव करता है। हाँ स्वास्तिका, जल्दी बोलो। गौतम। ये कहकर स्वास्तिका चुप हो जाती है। उसकी आवाज में कुछ अजीब सा था, जैसे कुछ अच्छी न्यूज ना हो। क्या हुआ स्वास्तिका, बोलो ना। गौतम के लिए एक एक पल कीमती था, लेकिन जब स्वास्तिका दूसरी तरफ से बोलती है तो गौतम का पैर अपने आप ही ब्रेक पेडल पर चला जाता है। बीच सड़क पर गाड़ी के टायर खिसकते हुए गाड़ी वहीं रुक जाती है, जिससे तुरंत ही ट्रैफिक जाम हो जाता है। गाड़ियों के हॉर्न की आवाज और लोगों के चिल्लाने के शोर के बीच गौतम का दिमाग जैसे सुन्न पड़ जाता है। स्वास्तिका ने कहा था, गौतम डॉक्टर्स बता रहे हैं कि अंजलि के पास अब सिर्फ 24 घंटे ही बचे हैं। ये कहते हुए स्वास्तिका रोने लगती है। गौतम तुम सुन रहे हो? गौतम। स्वास्तिका गौतम से फिर पूछती है। गौतम सीट पर ही बैठा बैठा जैसे जम सा गया था, लेकिन गौतम की ये हालत 5 सेकंड से ज्यादा नहीं रही। फोन कट करके वो गियर चेंज करके गाड़ी को फिर से रफ्तार से धकाने लगता है। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, रोकर या डरकर कुछ भी सही नहीं होगा। अब उसे मैडम पिंक किसी भी हाल में चाहिए, वो उसे भागने नहीं देगा।
अंजलि के बारे में खबर सुनकर भले ही गौतम की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी गाड़ी की रफ्तार धीमी नहीं हुई। बिजली की रफ्तार से ड्राइव करता हुआ वो श्रीराम प्लाजा पहुंच जाता है। दूर से ही उसे विवेक दिखाई देता है। विवेक ने भी गौतम की गाड़ी दूर से आते हुए देख ली थी। वो मॉल के बाहर खड़ा दूर से ही गौतम को सड़क के दूसरी तरफ इशारा करता है। गौतम उस तरफ देखता है कि कुछ हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड जैसे दिखने वाले लोग एक लड़की को एक गाड़ी तक ले जा रहे हैं। पीछे से गौतम मैडम पिंक का चेहरा नहीं दिख पा रहा था, लेकिन उसने पूरे कपड़े पिंक कलर के पहने हुए थे। गौतम का दिमाग कहता है कि वही मैडम पिंक होगी। लेकिन मॉल के सामने भीड़ बहुत ज्यादा थी। बहुत सारे बच्चे गौतम की गाड़ी के आगे से गुजरने लगते हैं। हॉर्न बजाने पर भी कोई नहीं हट रहा था। आखिर में अपनी गाड़ी से उतरकर गौतम पैदल ही मैडम पिंक की तरफ भागता है, इससे पहले कि वो गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाए। अरे भाई, क्या कर रहा है? पागल है क्या? कुछ लोग गौतम पर चिल्लाते हैं, क्योंकि वो उन्हें सामने से हटाता हुआ मैडम पिंक की तरफ भाग रहा था। अब तक मैडम पिंक अपनी कार में बैठ चुकी थी और उसके और गौतम के बीच 20 कदम की दूरी बची थी। गौतम आगे बढ़ ही रहा था। अचानक से उसके नाक पर एक जोर का पंच पड़ता है। उसके दोनों पैर हवा में उड़ जाते हैं और वो सीधा जमीन पर चित हो जाता है। उसकी नाक से खून आने लगता है। मैडम पिंक के बॉडीगार्ड ने गौतम को दूर से ही घूंसा मारकर रोक दिया था। गौतम के दोबारा उठकर खड़े होने तक मैडम पिंक की गाड़ी वहां से जा चुकी होती है। गौतम को दर्द से चक्कर आने लगता है। वो फेल हो चुका था। मैडम पिंक हाथ से निकल गई थी। एक तरफ गौतम अंजलि की जिंदगी बचाने में हार रहा था और दूसरी तरफ अंजलि अपनी जिंदगी की जंग हार रही थी। मम्मा, आप हम दोनों को ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे? पापा को भी छोड़ दोगे? उठो ना मम्मा, प्लीज, हम आपके बिना नहीं रह सकते। वंश और विवान की आंखों से आंसू बह रहे थे। वंश और विवान अंजलि का हाथ पकड़कर रो रो कर उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस वार्ड में लेटी हुई अंजलि, जिसके पास सिर्फ 24 घंटे और बचे थे, उसके शरीर में जरा भी हरकत नहीं होती है। वार्ड के ठीक बाहर खड़ी स्वास्तिका रोते हुए दोनों बच्चों को देख रही थी। महालक्ष्मी और डॉक्टर भी वहीं पर खड़े देख रहे थे। डॉक्टर स्वास्तिका से कहता है, मैडम, मुझे लगता है आप लोगों को इन दोनों बच्चों को बाहर ले आना चाहिए। वो बहुत छोटे हैं। अपनी माँ को इस हालत में देखेंगे तो और भी ज्यादा टूट जाएंगे। उनके दिमाग पर गहरा असर पड़ सकता है। लेकिन स्वास्तिका कहती है, डॉक्टर साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैंने साफ देखा था जब वंश और विवान अंजलि से बात कर रहे थे तो उस मॉनिटर पर उसकी हार्ट बीट में बदलाव आया था। मुझे लगता है कि वंश और विवान जब भी उससे बात करते हैं तो अंजलि रिएक्ट करती है। शायद उन दोनों का प्यार ही उसे दोबारा होश में ला सकता है। महालक्ष्मी स्वास्तिका की बात को सपोर्ट करते हुए कहती है, हाँ डॉक्टर साहब, मैंने भी देखा था। स्वास्तिका एकदम सच कह रही है। वंश और विवान ही है जो अंजलि को होश में ला सकते हैं। लेकिन डॉक्टर समझाते हुए कहता है, मैं समझ सकता हूँ आप दोनों की भावनाओं को, लेकिन हमारी सारी रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि अंजलि जी के पास अब 24 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं बचा है। आप लोग जिस तरह से बच्चों को उनके पास जाने दे रहे हैं, उससे बच्चों के दिमाग पर बहुत गलत असर पड़ेगा। स्वास्तिका डॉक्टर की बात को समझकर वार्ड के अंदर जाती है और वंश और विवान के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, बेटा चलो बाहर चलते हैं, मम्मी अभी आराम कर रही है। वंश और विवान बाहर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन किसी तरह स्वास्तिका उन्हें समझाकर बाहर ले जाती है। दोनों के आंसू पोंछती है, लेकिन वो रोना बंद नहीं करते हैं। डॉक्टर स्वास्तिका और महालक्ष्मी से कहता है, देखिए, अब अंजलि जी को कोई चमत्कार ही बचा सकता है, लेकिन हमारे लिए एक फॉर्मेलिटी करनी जरूरी है। ये कहते हुए डॉक्टर महालक्ष्मी की तरफ देखता है, आप अंजलि जी की माता है ना, आपके सिग्नेचर चाहिए होंगे। हमने आप लोगों को इस 24 घंटे के बारे में बता दिया है। पेशेंट का जो भी गार्जियन है, उसका इस बात को कंफर्म करना जरूरी है कि वो पेशेंट की हालत समझते हैं और इसमें हॉस्पिटल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। महालक्ष्मी और भी ज्यादा रोने लगती है, लेकिन स्वास्तिका उनको सहारा देते हुए डॉक्टर से कहती है, देखिए डॉक्टर साहब,
पहले गौतम को यहाँ पर आ जाने दीजिए। अभी आंटी जी कहीं पर साइन नहीं करेंगी। डॉक्टर महालक्ष्मी को देखता है। महालक्ष्मी भी डॉक्टर से कहती है, हाँ डॉक्टर साहब, मैं पहले गौतम का इंतजार करना चाहती हूँ। मुझे भी ठीक से कुछ समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर कहता है, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ठीक तभी जब डॉक्टर जैसे ही जाने लगता है, वंश और विवान दौड़कर डॉक्टर का हाथ पकड़ लेते हैं। डॉक्टर अंकल, प्लीज हमारी मम्मा को ठीक कर दो ना। स्वास्तिका फौरन बच्चों को संभालने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन दूर से ही डॉक्टर इशारा करके उसे रोक देता है। कोई बात नहीं, बच्चे हैं। वो भी वंश और विवान की हालत देख रहा था। वो नीचे बैठकर प्यार से उन दोनों के गाल पर हाथ रखता है और कहता है, बेटे, पहले आप दोनों रोना बंद कीजिए। आपको पता है, आप जो इतना रो रहे हैं ना, आपकी मम्मा को अच्छा नहीं लग रहा होगा। वंश कहता है, डॉक्टर अंकल, क्या सच में हमारी मम्मा को कुछ हो जाएगा? क्या वो अब कभी नहीं उठेंगी? आप उनको ठीक कर दो ना, प्लीज। वंश और विवान जैसे मासूम बच्चों के सवाल का जवाब देना डॉक्टर को बहुत भारी पड़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इन बच्चों को कैसे समझाए। थोड़ा हिचकिचाते हुए डॉक्टर कुछ सोचता है और फिर कहता है, बात यह है बेटे कि आपकी मम्मा को जिस दवा की जरूरत है वो दवा हमारे पास नहीं है। वो यहाँ नहीं मिलती, वो स्वर्ग में मिलती है। एक फरिश्ता आएगा और उन्हें वो दवा देकर जाएगा। वो उन्हीं का इंतजार कर रही हैं। विवान झट से पूछता है, कैसी दवा है वो? हम खुद जाकर ले आएंगे, हमें बताइए। डॉक्टर अब थोड़ा टेंशन में आ जाता है। वो कहता है, बेटा, वो तो बहुत खास दवा है, वो आप लोग नहीं ला पाओगे, कोई नहीं ला पाएगा। वो संजीवनी बूटी की तरह है। जैसे हनुमान जी पूरा पहाड़ उठाकर ले आए थे ना, उसी तरह ये दवा उस पर्वत पर मिलेगी और वो बहुत ऊपर होता है। ये सुनकर दोनों बच्चे सीरियस होकर सोचने लगते हैं। विवान पूछता है, संजीवनी बूटी से मम्मा ठीक हो सकती है क्या? कहाँ मिलती है संजीवनी बूटी? डॉक्टर वंश और विवान के और सवालों का जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए वो कहता है, हाँ, संजीवनी बूटी से ठीक होंगी और वो हिमालय पर्वत पर मिलती है। उसको लाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए वो फरिश्ता ला कर दे जाएगा। वंश कहता है, हम लोग खुद भी तो जाकर ला सकते हैं ना? मम्मा की हालत कैसी हो गई है डॉक्टर अंकल, देखो ना। आखिर में डॉक्टर चुपचाप वंश और विवान के सर पर हाथ फेरता है और फिर उठकर वहां से जाने लगता है। स्वास्तिका आकर कहती है, बेटे, मत परेशान करो डॉक्टर अंकल को, जाने दो उन्हें। लेकिन संजीवनी बूटी और हिमालय पर्वत की बात वंश और विवान के दिमाग में घर कर गई थी। इंटरनेट पे वंश चेक करना शुरू करता है और विवान को बताता है कि हिमालय पर्वत पर संजीवनी बूटी मिलती है, जो मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है और किसी भी तरह का रोग ठीक कर सकती है। हॉस्पिटल की कैंटीन में सामान लेने के बहाने वंश और विवान वहां जाकर आपस में ये प्लान बनाने लगते हैं कि वो खुद ही संजीवनी बूटी हिमालय से कैसे लेकर आएंगे। ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना कोई उन्हें बाहर नहीं जाने देगा। ये एक सीक्रेट मिशन की तरह होना चाहिए। दोनों फैसला करते हैं और फिर वंश कहता है, चलकर पहले मम्मा को बता देते हैं। विवान कहता है, लेकिन मम्मा तो कुछ बोल ही नहीं रही। वंश कहता है, लेकिन डॉक्टर अंकल ने कहा था वो सुन सकती है, चलकर बता देते हैं। कम से कम उन्हें पता रहना चाहिए कि हम उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर आएंगे। बेचारी कितनी उदास होंगी ना। विवान कहता है, सही कह रहा है तू, चलकर बता देते हैं। वंश और विवान दोनों स्वास्तिका के पास आते हैं। वंश कहता है, एक बार हम मम्मा से मिलना चाहते हैं, प्लीज। स्वास्तिका कहती है, नहीं बेटा, डॉक्टर अंकल मना कर रहे हैं ना। लेकिन फिर विवान और वंश की जिद करने पर स्वास्तिका उन्हें अंदर जाने देती है। अंजलि के पास जाकर दोनों ही उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, मम्मा, आप फिक्र मत करना, हम लोग आपके लिए संजीवनी बूटी लाने जा रहे हैं। आप एकदम से ठीक हो जाएंगी। हम हिमालय पर्वत से आपके लिए खुद जाकर वो बूटी लेकर आएंगे। ये कहकर वंश और विवान अंजलि के माथे को चूमते हैं। अचानक से मॉनिटर पर हार्ट बीट तेज होने लगती है। स्वास्तिका बाहर से ये सब देख रही होती है। वंश और विवान वहां से बाहर आते हैं।
स्वास्तिका पूछती है, तुम लोग क्या बात कर रहे थे अंजलि से? विवान कहता है, कुछ नहीं, बस यूं ही कह रहे थे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वंश और विवान स्वास्तिका को बिना कुछ बताए चुपके से हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं ताकि वो दोनों टैक्सी पकड़कर सीधा घर जा सके, क्योंकि वहां से अपना सामान पैक करके उन्हें हिमालय पर्वत के लिए निकलना था और ये सब कुछ तय कर चुके थे। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल से निकलकर थोड़ी दूर पर जाते हैं, दूसरी तरफ से गौतम, जो कि अब हॉस्पिटल वापस पहुंच ही रहा था, वंश और विवान को जाता हुआ देख लेता है। अरे, ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? गौतम जल्दी से वंश और विवान के सामने लाकर गाड़ी रोकता है। वंश और विवान एकदम से घबरा जाते हैं। धत तेरी की, पकड़े गए। वंश धीरे से विवान के कान में कहता है। गौतम जल्दी से गाड़ी से उतरता है। बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वंश और विवान के चेहरे पर घबराहट देखकर गौतम को भी शक होने लगता है कि आखिर बच्चे करने क्या वाले थे। एक बार फिर से गौतम पूछता है, तुम लोग अकेले कहाँ जा रहे थे बेटा? इससे पहले कि वंश कुछ कहता, विवान झट से कहता है, पापा, हम लोग घर जा रहे थे। घर पर जो मंदिर है ना, हम वहां जाकर भगवान से प्रे करने वाले थे कि मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। ये सुनते ही गौतम बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। दोनों को गले लगाकर कहता है, मम्मी ठीक हो जाएंगी बेटा। ये कहते हुए गौतम अंदर ही अंदर रो रहा था, क्योंकि वो जानता था कि 24 घंटे में अब अंजलि नहीं रहेगी। उसके बचने का कोई चांस भी नहीं बचा था। कोई एंटीडोट नहीं, कोई दवा नहीं। लेकिन अब बच्चों को वो कैसे समझाता? गौतम एक गहरी सांस लेकर कहता है, अच्छा ठीक है बेटा, आप लोग को घर जाना है ना, लेकिन अकेले मत जाना। गौतम जल्दी से स्वास्तिका को फोन लगाकर कहता है, बच्चों को अकेले कैसे छोड़ा तुमने? स्वास्तिका ये सुनकर हैरान रह गई। अरे, मुझे क्या पता, मुझे लगा कैंटीन में होंगी। दोनों बिना बताए ही निकल गए। कहाँ पर है दोनों? रुको, मैं आती हूँ। गौतम कहता है, नहीं जाने दो, मैं किसी के साथ घर भेज देता हूँ। मैं तुम्हारे पास वहीं पर आ रहा हूँ। गौतम वंश और विवान को अपने ड्राइवर के साथ घर ड्रॉप करने के लिए भेज देता है और जल्दी से अंजलि के वार्ड की तरफ बढ़ने लगता है। कॉरिडोर में दूर से ही उसने स्वास्तिका और महालक्ष्मी को देख लिया था। गौतम के आते ही स्वास्तिका जल्दी से उठ खड़ी होती है, लेकिन इससे पहले कि गौतम स्वास्तिका तक पहुंच पाता, अचानक से गौतम को चक्कर आने लगता है, जिसे देखकर स्वास्तिका एकदम से घबरा जाती है। गौतम, गौतम! ये कहकर स्वास्तिका जल्दी से गौतम की तरफ दौड़ती है, लेकिन गौतम धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। डॉक्टर, डॉक्टर, कोई है, जल्दी आइए! स्वास्तिका घबराकर डॉक्टर को आवाज लगाती है। महालक्ष्मी भी घबरा जाती है। जल्दी से 2 वार्ड बॉय आकर गौतम को उठाते हैं, लेकिन गौतम झट से खुद को संभालने की कोशिश करता है। उसके चेहरे पर वार्ड बॉय जल्दी से पानी मारते हैं और गौतम कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। एक डॉक्टर आकर गौतम को देखता है। ये तो काफी कमजोर लग रहे हैं। वार्ड बॉय कहता है, सर, इनको चक्कर आ गया था। इससे पहले कि गौतम को डॉक्टर चेक करता, गौतम कहता है, अरे मैं ठीक हूँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए आप लोग। ये कहते हुए गौतम दोबारा से उठ खड़ा होता है और अंजलि की वार्ड की तरफ अकेले ही जाने लगता है। स्वास्तिका समझाती है, गौतम आराम से संभालो खुद को, क्या हो गया है तुम्हें? स्वास्तिका या किसी और को कुछ पता नहीं था कि गौतम भूखा प्यासा अपने शरीर को कमजोर किए जा रहा था, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि जब तक अंजलि ठीक नहीं होगी वो अनाज का दाना नहीं लेगा। और अब तो मन ही मन उसने ये ठान लिया था कि अगर सच में अंजलि को कुछ हो गया तो वो भी यूं ही भूखा मर जाएगा। गौतम अंजलि की वार्ड के पास जैसे ही पहुंचता है, एक बार फिर से वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। वार्ड बॉय, स्वास्तिका और महालक्ष्मी जल्दी से दौड़ कर जाते हैं। गौतम पूरी तरह से बेहोश हो चुका था।